इमेजिन करो कि जिन वू को हमने अब तक के मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर से बैटल करने के लिए उतारा था, जिसमें जिनवू ने न सिर्फ उन पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया बल्कि उन्हें अपने शैडो आर्मी के लिए शैडो सोल्जर में चेंज भी कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि यह कैरेक्टर्स शैडो सोल्जर बनने के बाद कौन सा रैंक डिजर्व करते हैं? क्या गोकू एक एलीट कमांडर होगा या फिर सैटमा पूरे रैंक सिस्टम को ही ब्रेक कर देगा? अरे यार, ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम रैंकिंग स्टार्ट करें, लेट्स मेक सम रूल्स। रूल नंबर 1, सभी कैरेक्टर्स जिनवू से हार चुके हैं। रूल नंबर 2, हम सभी कैरेक्टर्स के शैडो को रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग सिस्टम में S++ होगा ट्रांसेंडेंट बीइंग के लिए, S+ फॉर एलीट कमांडर, S हाई रैंक के लिए, A जनरल के लिए, B मिड रैंक के लिए, C नाइट्स के लिए और D कैनन फॉडर के लिए होगा। और इसी के साथ रैंकिंग पोजीशन सेट हो चुका है। और अब सबसे पहले कैरेक्टर को चूज करने के लिए व्हील को स्पिन करते हैं। और इसी के साथ सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो शैडो सोल्जर बनेगा वह है मॉब। अगर आप मॉब को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वह एक नॉर्मल सा पीसफुल ऑकवर्ड टीनेजर है, लेकिन यह देखकर धोखा ना खा जाना, क्योंकि यह बंदा अनइमेजिनेबल पावर्स को ओन करता है और इसका साइकिक एबिलिटीज बहुत ही डेंजरस है, जिसमें टेलीकिनेसिस एंड एनर्जी ऑब्जर्वेशन से लेकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन तक शामिल हैं। यह पावर्स सीधे ही इसके इमोशन से जुड़े हुए हैं। वह जितना ज्यादा इमोशंस को फील करता है वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। और जब मॉब का इमोशनल गेज 100% को हिट कर देता है तब यह अपने प्राइम फॉर्म में होता है, जहां पर इसके सामने कुछ भी काम नहीं करता। इस फॉर्म में यह अपनी साइकिक पावर से बिल्डिंग को एक पेपर वेट की तरह उठा देता है। लेकिन अगर मॉब को शैडो में चेंज करें तो क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी शैडो का पावर उसके मेन पावर पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग शैडो में ही चेंज नहीं होता, वह अपने लिविंग फॉर्म में कहीं ज्यादा मॉन्स्टर के रूप में वापस आते हैं। कुछ तो मोर देन 10 टाइम पावरफुल हो जाते हैं तो कुछ तो मोर देन 100 टाइम पावरफुल हो जाते हैं। अगर मॉब को उसके प्राइम फॉर्म 100% पर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारे तो शैडो मॉब सिर्फ एक पावरफुल एस पर नहीं होगा, यह एग्जिस्टेंस सोच से बाहर होगा। लेकिन शैडो मॉब जिनवू के शैडो आर्मी में कौन सा रैंक डिजर्व करता है? हम सभी जानते हैं कि मॉब हमेशा अपने 100% वाले फॉर्म में नहीं होता है, जो कि एक खामी है इसके रैंकिंग के लिए। इन सभी फैक्ट के कारण मैं मॉब को S रैंक पर रखता हूँ, जहाँ पर यह एक हाई रैंक सोल्जर है। यह तो बस शुरुआत है, आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स शैडो सोल्जर में चेंज होंगे जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे इस हार्ड वर्क के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं आगे और फिर चलो अब फिर से स्पिन करते हैं। और अब यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है उजुमाकी नारुतो। नारुतो जिसके अंदर 9 टेल फॉक्स एग्जिस्ट करता है। एक छोटे सिनोबी से लेकर एक पावरफुल बड़े सिनोबी बनने तक इसकी जर्नी किसी लेजेंडरी से कम नहीं था। इस जर्नी में एक ऐसा मोमेंट भी आया जिसमें नारुतो ने 9 टेल चाकरा मोड अचीव किया। 9 टेल के फॉर्म में एक विशाल चाकरा मोड। इस पावर के साथ यह दूसरे बीस्ट से टो टू टो फाइट कर सकता है। इस मोड में यह माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और यहाँ तक कि रीइंकार्नेटेड गॉड्स के पावर तक को मैच कर सकता है। इस टाइम पर इसके पावर लेवल को 26 ट्रिलियन तक मापा गया था। लेकिन नारुतो यही तक सीमित नहीं रहा। उसने जैसे ही हागोरोमो ओत्सुत्सुकी से चाकरा रिसीव किया, उसके बाद सीधे ही 6 पाथ सेज मोड अचीव कर लिया। एक ऐसा फॉर्म जिसमें नारुतो ह्यूमन लिमिटेशन से बहुत आगे निकल गया। इस फॉर्म में ये ट्रुथ सीकिंग बॉल का यूज कर सकता है, उड़ सकता है और अब वह सभी चाकरा नेचर को मैनिपुलेट कर सकता था। साथ ही इनहेंस स्पीड से होने वाले इंजरीज को भी रिजनरेट कर सकता है और इसी के साथ इसका पावर लेवल 54 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर नारुतो को शैडो में चेंज किया जाए तो क्या होगा? नारुतो का लिमिटेशन उसका स्टेमिना और चाकरा रिजर्व्स था। फाइट जब बहुत ही लंबा चलता है तब एंड में नारुतो इससे बहुत थक जाता है। लेकिन अगर वह शैडो बनता है तब तो थकने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इन्फिनिटी स्टेमिना, इन्फिनिटी रिजनरेशन होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे नारुतो अपने पूरे पावर से बेफिक्र होकर लड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पावर स्केलिंग की। बोरुतो में कुरामा को खोने से पहले नारुतो एक यूनिवर्सल लेवल का बन चुका था और जैसा कि हम जानते हैं कि शैडो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैरेक्टर के पावर 10 टाइम या 100 टाइम तक बढ़ जाता है। यानी कि नारुतो शैडो में ट्रांसफॉर्म होने के बाद यूनिवर्सल से मल्टीवर्सल लेवल तक जा सकता है और यह जिनवू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह क्या चाहेगा। और इतना पावर्स होने के बाद अगर ये अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करें तब तो सिर्फ ये एक अकेला नहीं होगा, ये पूरा नारुतो आर्मी होगा। इसे हम शैडो होकागे भी बोल सकते हैं। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए चलो नारुतो को रैंकिंग करते हैं। मैं नारुतो को S+ रैंक देता हूँ, तो चलो फिर से स्पिन करते हैं।
और ये क्या, हमने तो फिर से जैकपॉट मार लिया। इस बार है साइटामा, एनिमे इंडस्ट्री का फेमस मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। साइटामा, जिसके लिए डेफिनेशन नहीं किया जा सकता, इसके पास इतना ज्यादा पावर है कि इसका पूरा एग्जिस्टेंस ह्यूमन लिमिटेशन को ब्रेक करता है। सिर्फ एक पंच काफी है किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को मार गिराने के लिए। इसका स्पीड हाइपरसोनिक ओपोनेंट से भी ज्यादा है और इसका ड्यूरेबिलिटी इतना ऑसम है कि साइटामा प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे ऐसे अटैक को झेल जाता है। यहाँ तक कि साइटामा ने टाइम ट्रेवल को भी अपना लिया है। अगर साइटामा जिन्वू का शैडो सोल्जर बन जाए तो क्या होगा? अगर सच बताऊं तो कुछ भी तो नहीं बदला, क्योंकि साइटामा पहले भी इनविंसिबल था और अभी भी इनविंसिबल ही है। और साइटामा का यही ओवर पावर उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण साइटामा के फाइटिंग बड़े ही बोरिंग हो जाते हैं। अब और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं साइटामा को S++ रैंक देता हूँ। चलो अब व्हील को फिर से स्पिन करते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर है डेकू, इजुकु मिडोरिया। माय हीरो अकेडमिया का प्रोटैगनिस्ट बर्थ से ही क्वर्कलेस था, लेकिन जैसे ही उसकी अच्छी मुलाकात नंबर 1 हीरो से हुआ, उसका लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह 7 से भी ज्यादा क्वर्क्स को अपना पाएगा। और ये इसीलिए खास है क्योंकि ज्यादातर सीरीज में सभी कैरेक्टर्स के पास एक ही क्वर्क्स होता है। वैसे अगर आप क्वर्क्स समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं बता दूं कि ये इस एनिमे के कैरेक्टर्स के पावर है। वन फॉर ऑल कोई साधारण क्वर्क्स नहीं है, ये उसके पहले के सभी विल्डर का कंबाइंड पावर होता है, जो रो पावर्स और यूनिक एबिलिटीज को एक कंबाइंड डिस्ट्रॉयबल पावर में चेंज कर देता है। लेकिन डेकू का हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि उसका बॉडी उन पावर्स को संभाल नहीं पाता। हर बार जब वह 100% कोशिश करता है तो वह अपने बोन को तोड़ने का जोखिम उठाता है। लेकिन अब यह कमजोरी इसके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि डेकू अब जिन्वू का एक शैडो सोल्जर बन चुका है और अब अगर वह अपने 100% के साथ भी लड़ता है तो उसे इंजरीज का चिंता नहीं करना पड़ेगा। जब तक जिन्वू जिंदा है तब तक डेकू का शैडो बहुत बार रीजनरेट हो सकता है। इसका मतलब है कि डेकू हर बार अपने फुल पोटेंशियल से फाइट कर सकता है, कोई कमियां नहीं, सिर्फ प्योर फाइट। तो चलो अब इसी के साथ डेकू को रैंकिंग करते हैं। मैं डेकू को A रैंक दे रहा हूं, जहां पर यह एक जनरल सोल्जर है। लेट्स स्पिन द व्हील अगेन। और इसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर है तांजीरो, डीमन स्लेयर का प्रोटैगनिस्ट। तांजीरो एक काइंड हार्टेड पर्सन के साथ मोस्ट पावरफुल हाशिरा है। तांजीरो ने अपने आप को वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग में मास्टर कर लिया है। वह एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर वह अपने फाइटिंग स्किल से अपर मून डीमन को उनके प्राइम फॉर्म में आने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा जब तांजीरो शैडो में चेंज हो जाएगा? शैडो बनने के बाद तांजीरो के पास स्टेमिना है, उसका निचरिंग कटाना है और ब्रीथिंग टेक्निक्स है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर्स से तांजीरो का कंपेयर करें तो बाकी कैरेक्टर्स के पास उनका एक प्राइम फॉर्म है, लेकिन तांजीरो के पास ब्रीथिंग टेक्निक्स के अलावा अपना कोई प्राइम फॉर्म नहीं है। अगर आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। बाकी इस फैक्ट के साथ मैं तांजीरो को रैंक करता हूँ। तांजीरो को मैं B रैंक देता हूँ। तो चलो फिर से स्पिन करते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर है गोजो सातोरू, जुजुत्सु काइसेन का स्मार्ट, रिलैक्स एंड पावरफुल कैरेक्टर। यह एनिमे का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके पास 6 आइज और कर्स्ड टेक्निक्स लाइक ब्लू रेड पर्पल टेक्निक्स है। यह अपने डोमेन एक्सपेंशन से एक इन्फिनिटी वॉइड बना लेता है, जिसमें सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। क्या होगा जब गोजो शैडो में चेंज हो जाएगा? सबसे पहले तो रिजेनरेशन के कारण गोजो इमोर्टल बन जाएगा। गोजो का गेम चेंजर टेक्निक उसका डोमेन एक्सपेंशन है, और इसका डोमेन तभी टूटता है जब इससे भी पावरफुल डोमेन इससे टकराता है। लेकिन शैडो बनते ही यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि शैडो बनते ही इसका डोमेन 100 टाइम तक बूस्ट हो जाएगा, जिससे इसका डोमेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे इसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब बिना किसी देरी के गोजो को रैंक दे देते हैं। मैं गोजो को S+ रैंक देता हूँ। बिना किसी देरी के फिर से स्पिन करते हैं। और ये क्या, हमने तो जैकपॉट मार लिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है सन गोकू, एनिमे इंडस्ट्री का सबसे फेमस कैरेक्टर। फाइट के साथ ये हमेशा अपने लिमिट को ब्रेक कर देता है। गोकू ने सुपर सायान फॉर्म से सुपर सायान गॉड, सुपर सायान ब्लू, कायोकेन और इसका प्राइम फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक अचीव कर लिया है। गोकू ने अपने आप को साबित किया है कि वह एनिमे इंडस्ट्री का मोस्ट पावरफुल वॉरियर है, और उसके पीछे का मेन रीजन उसका सेन ब्लड लाइन है। सेन हमेशा अपने फाइट से सीखते हैं, और वह जितना ज्यादा फाइट करते हैं वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब गोकू शैडो में चेंज हो जाएगा?
जाएगा। हम सभी को पता है कि गोकू का सबसे बड़ा वीकनेस फाइट के दौरान स्टेमिना में कमी और टायर्डनेस है, खास करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे पावरफुल फॉर्म्स में, क्योंकि फॉर्म्स जितने ज्यादा पावरफुल होंगे वह उतना ही ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम करेंगे। लेकिन जैसे ही गोकू शैडो में चेंज हो जाएगा यह वीकनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैरेक्टर्स अपने लिविंग फॉर्म में और भी ज्यादा पावरफुल बनकर आते हैं। लिटरली अब तुम सिर्फ इमेजिन करो कि गोकू शैडो के फॉर्म में कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। गोकू का पावर लेवल 10 टाइम से 100 टाइम तक बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ है। सोलो लेवलिंग में माना फिजिकल और मैजिकल दोनों पावर्स को एनहेंस कर देता है। अब अगर इसे गोकू के अटैक से कंपेयर करें तो कमेहामेहा जो कि प्लेनेट बस्ट ब्लास्ट था, अब वह शैडो मोनार्क माना से इफेक्ट होकर कॉस्मिक लेवल अटैक बन जाएगा। इस अटैक में इतना पावर है कि यह गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसा कि हमें पता है कि शैडो को हराना बहुत मुश्किल है, और किसी भी तरह से शैडो को खत्म कर दिया जाए तो शैडो को फिर से जनरेट किया जा सकता है। और इसी के साथ यह बड़ा ही आसान रहा गोकू के रैंकिंग के लिए। गोकू को मैं S++ रैंक देता हूँ। अच्छा, आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था? तो चलो फिर से स्पिन करते हैं स्पिनिंग व्हील को, और अब देखो तो कौन सा कैरेक्टर आया है, द डीमन किंग एनोस वोल्डिगॉड। ब्रो लिटरली इस बंदे का पावर लेवल इतना ज्यादा है कि ऐसा कहा जाता है कि इसके सामने गोकू और सैटामा भी कुछ नहीं है। अगर कोई इसके पावर लिमिट के बारे में बात करें तो ये इसके लिए एक मजाक होगा। इसके पावर को मेजर नहीं किया जा सकता। यह अपने थोड़े से पावर से कुछ ही सेकंड में एक पावरफुल सोल्जर यूनिट को खत्म कर सकता है। यह अपने हाथों से प्लेनेट को कंट्रोल कर पाता है। यह चाहे तो एक वर्ल्ड क्रिएट भी कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यह अपने मर्जी से किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को बना सकता है और मिटा भी सकता है। यह अपने हार्ट बीट से आगे वाले की नस्ल फाड़ देता है और फिर उसके मैजिक आईज ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएचर सब कुछ खत्म कर देता है। और इससे भी काम ना बना तो अपने डीमन सोर्ड वानुस डोनोआ का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ नहीं बचता। यह सोर्ड सिर्फ काटता नहीं है, सीधे एग्जिस्टेंस को ही मिटा देता है। लेकिन क्या होगा जब एनोस को शैडो सोल्जर में बदला जाएगा? ये बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि एनोस वैसे ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये अपने लिविंग फॉर्म में और भी ज्यादा पावरफुल बनकर आएगा। शैडो के फॉर्म में न केवल ये स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि ये अनलिमिटेड टाइम रीजनरेट भी हो सकता है। और फिर इतना काफी है इसके रैंकिंग के लिए। मैं एनोस को S++ रैंक देता हूँ। और चलो अब सेकंड लास्ट स्पिन करते हैं, और इसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर है लूफी। लूफी जो कि वन पीस का प्रोटेक्निस्ट है। लूफी का ताकत काफी बढ़ चुका है। उसने अपने गम फ्रूट पावर और हकी में महारत हासिल कर लिया है। उसके गियर्स स्पीड पावर को बढ़ाते हैं, जो कि गियर 5th में दिखते हैं, जहां वह सन गॉड निका का फॉर्म लेता है। तीनों हकी टाइप्स के साथ वह एक योनको बन गया, जिससे उसका लेजेंडरी स्टेटस स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके, तो अब देखते हैं कि लूफी अगर शैडो में चेंज होता है तो क्या होगा। अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो गियर 5th में लूफी के स्टेमिना में कमी देखने को मिलता है, लेकिन एज अ शैडो यह प्रॉब्लम तो खत्म हो जाता है, जिससे लूफी अपने पूरे स्टेमिना से लड़ सकता है। वैसे इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि उसके फ्लेक्सिबल बॉडी को शार्प चीजों से डैमेज पहुंचता है, बट एज अ शैडो यह भी प्रॉब्लम खत्म होता है। वैसे अब लूफी बिना डूबने के डर से समुद्र में भी लड़ सकता है। और इन सब बातों को रखते हुए मैं लूफी को A रैंक पर रखता हूँ। और इसी के साथ आखिरी कैरेक्टर है इरेन। नो डाउट कि इरेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका टाइटन एबिलिटी भी उसे फॉर्मिडेबल बनाता है। लेकिन इरेन अगर शैडो में चेंज होता है तो क्या होगा? इससे वाकई इरेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसका स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और रिजनरेशन उसे एक रिलेंटलेस फाइटर बना देगा। लेकिन इरेन जिन्वू के शैडो जैसे बीटू इग्रीस के कंपैरेटिवली ये पीछे रह जाएगा। उसका टाइटन पावर बहुत बढ़िया है, लेकिन यह काफी नहीं है। और इसी के साथ मैं इरेन को C रैंक देता हूँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।